अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ सैयद राहिल मुज़व्विर और आज से हम चैप्टर 27 जो कि लास्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन है और चैप्टर का नाम है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। और इस चैप्टर के अंदर सोर्सेज के हवाले से कि नेचर में कौन कौन से सोर्सेज हैं, कितने टाइप्स के हैं, ह्यूमन इसको कैसे यूज़ कर रहा है, ह्यूमन का इंटरेक्शन क्या है। एक्चुअली ये ज़्यादा फोकस करता है चैप्टर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से। अब ह्यूमन बींग्स जो है ज़्यादा ज़मीन का पार्ट है। शुरू में इंसानों की आबादी कम थी, देवर मोस्टली हंटर्स, आबादी बहुत कम थी। और ये नेचुरल प्रेडेटर्स और हर्बीवोर्स थे, यानी कि सिर्फ सब्जी खाते थे। फिर जैसे जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करना शुरू किया 10,000 साल या उससे पहले, तो लाइफ चेंज होना शुरू हो गई, आबादी बढ़ना शुरू हो गई, रिसोर्सेज बढ़ना शुरू हो गए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान इंडस्ट्री बनाना सीख लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया, जिससे ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो गया, ग्लोबल एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया और उस एनवायरनमेंट के साथ जो ह्यूमंस का इंटरेक्शन है वो भी चेंज हो गया। अब जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम सब रहते हैं, ये ट्रेजर है सारी रिसोर्सेज का, जो कुछ है इसे मौजूद है, इसी को हमने यूटिलाइज करना है ज़मीन पे लाइफ को चलाने के लिए। अब और एनवायरनमेंट ज़ाहिर है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स है आपकी फूड का, शेल्टर का, क्लोथिंग का। ये इंट्रोडक्शन है। फिर एक है न्यूट्रन साइकिल। न्यूट्रन साइकिल क्या है कि फूड कंज्यूम होती है, डिके होती है और दोबारा से फूड बन जाती है। जैसे हम लोग वेजिटेबल खाते हैं, हमारी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह। किसी इंसान की डेथ होती है तो उसे हम दफना देते हैं, बैक्टीरिया वगैरह उसकी बॉडी को डिग्रेड करते हैं, वो जो फूड से दोबारा से सॉइल का पार्ट बन जाती है। इसे न्यूट्रन साइकिल कहा जाता है। और ये न्यूट्रन साइकिल है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड सप्लाई करता है। और ये बैलेंस जो है न्यूट्रन साइकिल का, ये अपसेट हो सकता है। क्यों? अगर बहुत ज़्यादा इनफ फूड प्रोड्यूस ना हो रही हो, या बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो रही हो, और या फिर जो न्यूट्रंस डिके हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, वो वापस सॉइल में ना जाएं। अब हमें क्या करना चाहिए कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का हम वाइज तरीके से यूज़ करें, बिकॉज इन साइकिल्स की जो है ना वो बिगिनिंग है ना एंडिंग है। और इन सारी एनर्जी का जो सोर्स है वो सन है, और लाइफ जो है ज़मीन पे वो सेल्फ सस्टेनिंग है। हमें जो है अपना इसका ख्याल करना चाहिए, अपनी स्पेसशिप का ख्याल करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल करना चाहिए। आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, वो कहते हैं आप खुद अपनी तकदीर के मालिक हैं। इस ज़मीन के अलावा आपके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, तो इन रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना चाहिए। अब ये न्यूट्रन साइकिल है कि ये फूड है, कंज्यूम हो रही है और वो दोबारा से डिके होकर फूड बन रही है। अब दो तरह के रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एक दफ़ा यूज़ हो गए, एग्जॉस्टेबल हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, दोबारा से रिप्लेस नहीं हो सकते, जैसे कोल है, ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल्स वगैरह। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कभी डिप्लीट नहीं होते, और ये नेचर के अंदर इनका साइकिल चलता रहता है, और ये दोबारा से कम एंड अगेन वापस आते रहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स में एयर है, वाटर है, सॉइल है, वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट है। एग्जाम्पल्स याद रखनी है, पेपर में आती है। तो पहले हम पढ़ते हैं जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें एयर है। एयर अब क्या है एक्चुअली, ये एटमॉस्फेयर का एक थिक ब्लैंकेट है। 78% इसमें नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नोबल गैसेज और वाटर वेपर्स है। अब जो एयर की पॉल्यूशन है, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, अब वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एयर हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन हम उसको तबाही करते जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है। ठीक है। और जो पॉल्यूटेड एयर है उसके अंदर गैसेज हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन हैं, नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड हैं। ये डैमेजिंग हैं इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा सेहत के। जैसे लाहौर में 2 साल पहले, 3 साल पहले स्मोक आना शुरू हो गया था, और वो बहुत ही आपको पता तकलीफ दे है, पूरे पाकिस्तान में था ऑलमोस्ट। तो ये कोविड की वजह से सब कुछ कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन कम हुई है, लेकिन ज़ाहिर आस्ते आस्ते जब लाइफ नॉर्मल पे आएगी तो दोबारा से ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम पॉपुलेशन को डिक्रीज़ नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा कि पॉपुलेशन, एयर इतनी पॉल्यूट हो जाएगी कि आप सांस ही नहीं ले सकोगे। दूसरा जी वाटर, 70% आपको पता है ज़मीन का वाटर है, जिसमें से 97% जो है ओशन है। 20% हम कह सकते हैं कि जो है फ्रोज़न आइस कैप्स की फॉर्म में है, और 1% जो है वो फ्रेश वाटर की फॉर्म के अंदर मौजूद है। और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम पढ़ चुके हैं। 70 से 90% तक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं। किसी में 70% वाटर होता है बॉडी में, किसी में 90% होता है। वाटर के बगैर आपको पता है ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उसके बगैर केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर नहीं हो सकते। ठीक है। अब ये 20% नहीं है, यहाँ पे 2% है। एक्चुअली 20% गलती से लिखा गया, क्योंकि देखिए अगर आप कैलकुलेशन करें
तो 70% का 97% तो हो जाएगा ओशन में, 2% उसका आइस कैप्स की मौजूद में जो कि पिघल रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और 1% फ्रेश वाटर है जैसे नदी नालों का पानी। तो ये 97 ये कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है जी वाटर की? आपको डोमेस्टिक यूज़ में चाहिए, पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है बहुत सारी फूड स्टफ में, ड्रिंक्स में, डिटर्जेंट्स में, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। सोडियम क्लोराइड जो है वो आपको पता है कुकिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नमक के बगैर आप नहीं गुजारा कर सकते, क्योंकि आपको पता है सोडियम क्लोराइड एसेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं जो कि बॉडी में जाने चाहिए, और ये सी वाटर से हासिल होता है। ठीक है जी। और 90% जो वाटर है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ हो जाता है। अब वाटर की जो पॉल्यूशन है जो हम आगे पढ़ेंगे भी सही, अब होता क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगती हैं, वो अपना वेस्ट सारा पानी के अंदर भेज देती हैं, नदी नालों के अंदर। और अभी प्लास्टिक, अभी ये कोविड की वजह से जो मास्क हैं और जो ये बचता है वेस्ट मटेरियल, इसका बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारा पानी के अंदर डंप किया जा रहा है, तो इससे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, इससे पानी जो है वो पॉल्यूट हो रहा है। नदी नालों का आपको पता है, जहाँ जहाँ पे भी फैक्ट्री है, कसूर में चले जाए वहाँ पे कारखाना है, चमड़े कारखाने, वो सारा पानी, गंदा पानी पानी के अंदर फेंक देते हैं, जिससे लोगों को बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, सेहत के इश्यूज आ रहे हैं, कैंसर स्पेशली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। फिर है लैंड। अब लैंड क्या है कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है, जो लेयर्स हैं, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर की जो अपर लेयर है, अर्थ क्रस्ट की जो पहली लेयर है, अर्थ की पहली लेयर क्रस्ट है, उसकी जो अपर लेयर है वो सॉइल कहलाती है। सॉइल के अंदर क्या है? सॉइल पार्टिकल्स हैं, वाटर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर है, और बहुत सारे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। इंपॉर्टेंस क्या है कि लैंड जो है वो बहुत सारे प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ताकि वो उनके अंदर अपनी रूट्स को स्प्रेड कर सके अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और सॉइल जो है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स के लिए बहुत बड़ा एक सोर्स है। सॉइल पर क्या इफेक्ट्स हैं? सॉइल ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली डिप्लीट हो रही है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन की जा रही है, क्रॉप कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा लैंड अफेक्ट होती है, एरोजन हो जाना शुरू हो जाए, यानी कि जो सॉइल है वो अपनी जगह पे मेंटेन हो, पानी के साथ बहना शुरू हो जाए। ओवर ग्रेजिंग की वजह से एक प्रॉब्लम आता है। अगर आप पूरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हो, वो जो पाकिस्तान में चल रही हैं 5000 साल पहले, जो मिस्र में होती थी, वो अभी तक पाकिस्तान में चल रही हैं, तो उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा प्रॉपरली, उससे नुकसान होते हैं, और लीचिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है। ठीक है। लीचिंग में होता है एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो कि पुअर एग्रीकल्चरल प्रोसेस की वजह से होता है, और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, और इसका नुकसान होता है कि जो वाइटल असेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रोकना चाहिए, और इसमें अगर आप पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे तो ये सॉइल से मिनरल्स निकलते रहेंगे। अच्छा, फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। फिर बहुत तेज़ी से शहर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल लैंड कंडीशन है वो ख़राब हो गई। फिर वाइल्ड लाइफ। अब तमाम प्लांट्स जो कि कल्टीवेटेड नहीं, और एनिमल्स जिनको आप जो कि डोमेस्टिकेटेड नहीं है, जिन्हें आप पाल नहीं सकते, उन एनिमल्स को जो जंगल में मौजूद है, या प्लांट जो कि आप खुद से ग्रो नहीं कर रहे, वो नेचुरली मौजूद है, उनको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है? ज़्यादा एनिमल्स, प्लांट्स फूड का सोर्स हैं, और वाइल्ड लाइफ फूड चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और विदाउट फूड चेन ज़मीन के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है कि इंसान ने वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान किया है, और हंटिंग की वजह से, अनकंट्रोल हंटिंग की वजह से बहुत सारी ऐसी स्पीसीज जो ख़त्म ही हो गई हैं, जिसकी वजह वो फूड चेन से गायब हो गए, जिसकी वजह से उस इकोसिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, और जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है। अब ज़रूरत यह है कि आप इन चीज़ों को कंजर्व करें, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत है, ज़ू वगैरह रखें, नेशनल पार्क्स बनाएं, वहाँ पे हंटिंग को रोकें, इन ऑर्गेनिजम्स का ख्याल रखा जाए, तब जाके पॉसिबिलिटी है कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। और फिशिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको रोका जाए। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि करने की ज़रूरत है। एनर्जी जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी, एक है एग्जॉस्टेबल एनर्जी। इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर में मौजूद हैं, जो कि कंबस्टन के बगैर, जले बगैर, कंबस्टन रिएक्शन के बगैर एनर्जी प्रोवाइड करे, जैसे सोलर एनर्जी है, पानी गिरने की एनर्जी है, विंड है, वेव्स है, टाइड्स है, ये इनएग्जॉस्टेबल है, यानी कि ये रिन्यूएबल है। एग्जॉस्टेबल एनर्जी क्या है? जो एक दफ़ा यूज़ हुई ख़त्म, जैसे फॉसल फ्यूल वगैरह है, कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, कंबस्टन के ज़रिए हम इनसे एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये नेचुरली तो नहीं है, आपको रिएक्शंस करने पड़ते हैं, इंजन के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो इसको एग्जॉस्टेबल एनर्जी कहा जाता है। फिर फॉसिल फ्यूल क्या है जी? प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो हज़ारों लाखों साल पहले मर गए, जानदार, वो ज़मीन में दब गए, प्रेशर से, हीट से वो
फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गए डीपर लेयर ऑफ अर्थ एंड सी में, ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है कि अभी 95% जो हमारी डेली एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल पूरा करता है। जैसे आप पाकिस्तान में देख लें, बिजली क्यों महंगी है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो तेल वगैरह यूज़ करती हैं, जो कि महंगा पड़ता है ज़ाहिर है, और वो लिमिटेड है। पीट कोयला की हम बात करते हैं। पीट बनता कैसे है कि कॉम्पैक्ट डेपोजिट है पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक डेब्रस का, जिसमें वाटर होता है, ये पीट है। लिग्नाइट क्या है जी, अ सॉफ्ट ब्राउन ब्लैक फॉसिल फ्यूल विद विजिबल प्लांट रिमेन्स एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, यानी पानी का कंटेंट ज़्यादा होगा, उसमें प्लांट का रिमेन्स भी ज़्यादा होंगे, इसे ब्राउन कोल कहा जाता है। ये बनता है कैसे कि डेड प्लांट्स हैं वो पीट में कन्वर्ट होते हैं, फिर लिग्नाइट में कन्वर्ट होते हैं, फिर कोयला बनता है। कोयले को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, ऐश और स्मोक वगैरह बनता है। फिर है जी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है। जैसे पानी एक रिसोर्स है जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, पहाड़ों पे गिरता है, पहाड़ों से जब वो नीचे की तरफ आता है काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उसको जब आप टरबाइंस के ऊपर फेंकते हो इस पानी को जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो वो टरबाइंस घूमते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अब ये काम शुरू हो गया है। चीपेस्ट सोर्स है, नॉन पॉल्यूटेंट सोर्स है एनर्जी का, इसको यूज़ करना चाहिए ताकि इससे एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है। टाइडल पावर है। टाइड्स आपको पता है लहरें बनती रहती हैं, ग्रेविटेशनल पुल जो होती है मून की उसकी वजह से, और सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी। तो उसमें क्या होता है कि जो टाइड्स चेंज होती हैं वो पानी को लैंड की तरफ ले जाती हैं, लैंड से अवे ले जाती हैं। अब हाई टाइड और लो टाइड के अंदर जो डिफरेंस आता है हाइट का, उसको यूज़ किया जाता है, उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है टरबाइंस को चलाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब टाइडल पावर स्टेशन में होता क्या है कि एक लॉन्ग बैरियर होता है जिसको टाइडल बैराज या बैरेज कहते हैं। अब पानी का जो फ्लो होता है इस बैराज के ऊपर वो टरबाइंस को चलाता है। जब टरबाइन चलते हैं तो वो जनरेटर को घुमाते हैं, जनरेटर को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। फिर विंड पावर, अगर एयर मोशन में तो उसे विंड बोलते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि जब सन अपनी रोशनी पहुंचाता है ज़मीन के डिफरेंट पार्ट्स पे, तो कहीं पे ज़्यादा हीट पहुंचेगी, वहाँ पे एनवायरनमेंट गर्म हो जाएगा, जहाँ पे हीट कम पहुंचेगी वहाँ ठंड, वहाँ पे ज़्यादा एनवायरनमेंट ठंडा रहेगा। तो एयर जब वार्म होती है तो वो राइस करती है और उसकी जगह लेने के लिए कूलर एयर दूसरी जगह से मूव करती है। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं कि ये विंड चल रही है, ठीक है। अब विंड जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं कि विंड मिल्स लगाई जाती हैं, विंड टर्बाइंस लगाई जाती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जर्मनी में बहुत ज़्यादा, मैं जब गया तो बेताशा मैंने उधर विंड मिल्स देखी। पाकिस्तान में अभी नहीं लगी, हालांकि लगनी चाहिए। तो ये विंड मिल्स घूमती रहती हैं और ज़ाहिर एयर को यूज़ करके ये उससे एनर्जी बनाती हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। और ये आपको पता है एयर तो मौजूद है हर वक्त, चीपेस्ट मेथड है और एयर पोल्यूशन भी इससे नहीं होती। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन के रिएक्शन से हम इसको हासिल करते हैं। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा 30 साल तक रह सकता है। इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फिशन से। उस हीट से फिर हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। वो जो स्टीम है फिर टरबाइंस चलाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उससे वेस्ट गैसेस तो जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होती जैसे कोयले से प्रोड्यूस होती है, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन 30 साल से ज़्यादा नहीं चलता। और इसमें ख़तरा ही होता है कि अगर अल्लाह करे कोई इसका ख्याल ना किया जाए तो जो पावरफुल रेडिएशन इन्वायरमेंट में फैल सकती हैं। एक धमाका हुआ था 1980 में, चेर्नोबिल एक रशिया का पावर प्लांट था, वो फट गया था और वहाँ पे काफ़ी डैमेज हुआ था। फिर जियो थर्मल एनर्जी, ज़मीन से गर्म हवाएं निकलती हैं, इसको जियो थर्मल एनर्जी कहा जाता है, जो कि अंडरग्राउंड ट्रैप हो जाती है, इसे जियो थर्मल एनर्जी की बोलते हैं। जैसे वॉल्केनोज हैं, आतिफिशा, हॉट स्प्रिंग पानी, गर्म चश्मे, गीजर्स वगैरह, ये क्या करते हैं हॉट सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं कि ज़मीन के अंदर से वो बाहर की तरफ आते हैं। तो हॉट वाटर या जो स्टीम है उसमें जियो थर्मल एनर्जी होती है। और ये कुछ पार्ट्स में दुनिया के जैसे आइसलैंड में, न्यूजीलैंड के अंदर। अब जियो थर्मल एनर्जी है तो फ्री और लंबे टाइम तक चल सकती है, लेकिन इशू ये है कि ये जो साइट्स है जहाँ से जियो थर्मल एनर्जी बनती है ये बहुत दूर एरियाज़ के अंदर मौजूद है। वहाँ से उन पहाड़ों में से इसको निकालना और फिर अर्बन एरियाज़ में सप्लाई करना वो मुश्किल काम है। और इसके अलावा दूसरा मसला क्या है कि इससे हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे बोरोन और सल्फर के ऑक्साइड्स वगैरह भी रिलीज होते हैं जो कि डैमेजिंग हो सकते हैं। फिर सॉलिड वेस्ट, क्या आप वेस्ट मटेरियल जैसे ट्रैश, पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, प्लास्टिक मटेरियल, स्केन्स और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप कन्वर्ट कर दें, ठीक है, किस प्रोसेस से, बाय हाइड्रोजनेशन या पायरोलिसिस जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, या बायो कन्वर्जन। इससे क्या होता है कि ऑयल एंड गैस बन सकता है पूरी दुनिया के अंदर। ये प्रोसेस जो वो हो रहा है। फिर उसके बाद ओशन थर्मल ग्रेडियंट। अब देखिए टेम्परेचर आपने याद रखने,
ट्रॉपिकल रीजन में जो सरफेस वाटर के सरफेस का टेम्परेचर वो 25 डिग्री होता है और डेप्थ में 5 डिग्री होता है। अब ये जो डिफरेंस बनता है इसको यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी मेरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना, वरना वहाँ लाइफ ख़राब हो। कोई क्वेश्चन है जी तो ज़रूर पूछें, वो मैं क्वेश्चन वाली स्लाइड ऐड करना भूल गया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।